नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में बहुत-बहुत स्वागत है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं शिकागो से डॉक्टर मोनीश रायजादा जी। इनका स्वागत करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अनैतिकता की कई मिसाल आपने जीवन में देखी होंगी, लेकिन आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जैसे आपने नहीं देखे होंगे। ये मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि केजरीवाल के जेल से सरकार चलाने के बाद अब जो कुछ हो रहा है, नया कानून आ रहा है और उस समय जो थू-थू हुई थी, नैतिकता के जो परकच्चे उड़े थे, आपने हमने सबने देखे। लेकिन अब केजरीवाल इस पर अलग-अलग किस्म की बयानबाज़ी करते दिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन्होंने जेल से सरकार इसलिए चलाई थी कि वो जनता की सेवा करना चाहते थे। लेकिन ये कैसा लॉजिक है? इन्हीं की कैबिनेट के मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह और रदर अमानतुल्ला सब जेल गए, तो ये कौन-सी सेवा की बात कर रहे हैं? अब मंगलवार को इनके कैबिनेट के जो पूर्व हेल्थ मंत्री रहे, वो भी हेल्थ वाले घोटाले में फँसते हुए दिख रहे हैं, जो इन्होंने एक मॉडल बनाया था, मोहल्ला क्लिनिक एंड ऑल। उनके यहाँ रेड चल रही है, रेड तो वैसे देश के कई हिस्सों में चल रही है, लेकिन हम सौरभ भारद्वाज की बात करते हैं और डॉक्टर साहब से समझते हैं कि ये कैसी सेवा रही इनकी। डॉक्टर साहब बहुत-बहुत स्वागत है आपका शो में, नमस्कार। मनविंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका फोन आया, पता चला कि ये कुछ नया घोटाला यहाँ पे छापे पड़ चुके हैं। तो मेरे लिए एक न्यूज़ थी, बट मैंने अभी अपने सब चीज़ों में डिटेल्स में गया तो समझ आया कि यू नो ये तो होना ही था, ये तो होना ही था। जी। जी, तो मनविंदर जी डॉक्टर ऐसा है साहब कि जो डॉक्टर साहब ये जी बताइए पहले कि जेल से केजरीवाल ने सरकार चलाई। इन्हें उस समय भी शर्म जैसा कुछ फ़ील नहीं, हम सबने देखा दिखाई दिया, आपने भी देखा और आपको अक्सर मैं इनके लिए इसलिए जोड़ती हूँ क्योंकि आपने इनको बड़े नज़दीक से देखा है। ये कैसी सेवा की बात कर रहे हैं? अगर ये नैतिकता दिखाते, तो आज क्या कानून बनाने की ज़रूरत पड़ती? पीएम-सीएम के खिलाफ जो नया कानून लाया जा रहा है, शायद नहीं लाया जाता। डॉक्टर साहब। देखिए, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के जो अपने आप को सो कॉल्ड चैंपियंस बोलते आए हैं, जिन्होंने उस वक्त देश में एक एक अनार्की पैदा की, क्योंकि पीछे मुड़ के देखते तो वो जोश नहीं था, वो इन्होंने बेवकूफ बनाने के लिए एक माहौल पैदा किया जिसमें कहा गया था कि निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। जी। हमारे जैसे दुनिया भर के लोग उस वक्त आंदोलित हुए, उनको लगा चलो सब कुछ देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। मैं शिकागो से गया, लोग कहाँ कहाँ से नहीं आए, अंडमान निकोबार से लेके जी, जी। जम्मू कश्मीर तक दुनिया भर के लोग आए। अब पॉइंट ये है कि उस वक्त सौरभ भारद्वाज, जी, जी। उस वक्त शायद, क्योंकि मैंने ग्रेटर कैलाश में उनके कैंपेन में सहयोग दिया, मुझे अरविंद ने 2013 का चुनाव 2013 में, जिसमें अंततः सौरभ भारद्वाज जीत गए थे, तो ग्रेटर कैलाश असेंबली नंबर 50 वहां मुझे भेजा। अरविंद ने कहा आप वहां जाइए, वहां पे जीत के नजदीक है लेकिन एफर्ट्स करने पड़ेंगे। तो मैं वहां पे जाके मैंने कैंपेन संभाला 1.5-2 महीने पहले। अब आप ये देखिए, उस वक्त ही वॉज एन इंजीनियर और आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे सौरभ भारद्वाज। उनके घर भी मैं काफी उठता बैठता रहा हूँ, काफी नजदीकी में भी उनसे पहले भी थी। तो मुझे लगता है कि उसके बाद जो ये सब हुआ, भ्रष्टाचार के नाम पे ये सब लोग, सबसे बड़े जो इसमें सबसे बड़ा जो महाअभियोग जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चलाया जाना चाहिए, और ये वाटरशेड मूवमेंट इसलिए भी कहूंगा, अरविंद केजरीवाल खुद एक वाटरशेड मूवमेंट बन चुके हैं भारतीय पॉलिटिक्स में, कि उनको देख के मतलब पार्लियामेंट में कानून पास करने के लिए विवश होना पड़ा कि यदि कोई मुख्यमंत्री 30 दिन से ज्यादा जेल में है तो उसको कम से कम उस गंदगी, उस माहौल से हटाया जाए, ताकि वो कम से कम आगे सत्ता का दुरुपयोग मत करे। ये देखिए, शिबू सोरेन के बेटे भी नेचुरली उसके पीछे थे, उसमें शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन। लेकिन कुल मिला के इन लोगों को देख के शर्म आती है। और देखिए, अब पिछले 12 साल का, अगर 13-14 साल होने वाले हों, 14 साल हो चुके हैं इंडिया जी। अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट को चालू हुए, अन्ना आंदोलन जो शुरू हुआ था। अब देखते तो लगता है कि ये तो जो आए थे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने, और ये कुछ सिक्कों की खनक दे के खुद ही नाचने लग गए।
अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, ये सब लोग जेल में जा चुके हैं और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि आज जो ईडी का छापा पड़ा है सौरभ भारद्वाज के यहाँ पे, तो शायद ये भी गिरफ्तार हो जाए। लेकिन यहाँ पे जो ये आम आदमी पार्टी इस वक्त डैमेज कंट्रोल मोड में आ गई है कि नहीं नहीं विपक्ष को तंग किया जा रहा है, प्लस ये तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। 13 जगह पे ठिकानों पे, 13 प्लेसेस पे जी, 13 जगह पे अलावा छापेमारी चल रही है। प्लेसेस पे भी, और उसमें काफी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के यहाँ भी छापे पड़ रहे हैं। जो बाबूज जो ये ब्यूरोक्रेट्स इसमें संलिप्त थे, इनके यहाँ भी छापे पड़ रहे हैं। 5,590 करोड़ का ये मामला है जो कुछ महीने पहले उठा था। एसीबी, एंटी करप्शन ब्यूरो, दिल्ली गवर्नमेंट की एक शाखा है, ये ब्रांच है दिल्ली पुलिस की जो एसीबी कहलाती है। उन्होंने ये केस अनर्थ किया या मतलब उनको डिग किया कि लगभग 6,000 करोड़ का जो राशि 2018-19 में सत्येंद्र जैन तब हेल्थ मिनिस्टर थे, तब एलोकेट की गई थी। मनविंदर जी, ये ध्यान देने वाली बात है आपके दर्शकों के लिए। लगभग 6,000 करोड़ का पैसा एलोकेट किया गया, हेल्थ मिनिस्ट्री ने किया। सत्येंद्र जैन उस वक्त हेल्थ मिनिस्टर थे। अब अगले कुछ सालों में यानी कि आज तक उस पैसे को ठीक ढंग से इस्तेमाल ही नहीं किया गया। टेंडर्स फ्लोट हो गए, लेकिन उसके बाद काम नहीं हुआ। किराड़ी का हॉस्पिटल कागजों में बनते दिख रहा है, लेकिन बन कुछ नहीं रहा वहां पे। तो जब आप इन चीजों में जाएंगे कि 24 अस्पतालों में कंस्ट्रक्शन होनी थी या वहां पुनर्निर्माण होना था, तो ये जो बंगलिंग हुई है पैसों की, एम्बेजलमेंट हुई है, पैसे को बांट तो दिया गया लेकिन वहां पर नहीं पहुंचा जहां लगना चाहिए था। तो नेचुरली इसमें काफी सब लोग संतलिप्त हैं। एंड हेल्थ मिनिस्टर तब ये थे, 2019 में तो नहीं थे, लेकिन बाद में है हेल्थ मिनिस्टर बने। अच्छा, जो उस वक्त हेल्थ मिनिस्टर थे सत्येंद्र जैन जी, वो जेल की हवा खाने चले गए, तिहाड़ जेल में। वहां उन्होंने मालिशें करवाई, मसाज करवाई। अब उसके बाद फाइलें तो इन्हीं के पास थी, तो इन्हीं के यहाँ पे तो ठिकानों पे जाके देखने की कोशिश की जाएगी ना, ये पैसा गया कहाँ पे। अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी को प्रिंसिपल यदि अपनाया भी जाए तो भी पूछा जाएगा कि ये पैसा कहाँ गया। एलोकेट करके उसको रिलीज कर दिया गया, निकाल दिया गया, लेकिन कंस्ट्रक्शन के नाम पे कुछ नहीं हुआ। तो ये सब चीजों पे यदि जाएंगे तो समझ आता है कि सौरभ भारद्वाज जो ग्रेटर कैलाश असेंबली से इस बार 2025 में तो ये चुनाव यहाँ पे डिफीट हो गए, लेकिन इन पे सबसे पहले उंगली उठेगी। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि साथ में ये ऐसा नहीं था कि एम्बेजलमेंट में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, इनको पता ही नहीं था। ये हिम्मत सौरभ भारद्वाज में नहीं हो सकती कि अपने लेवल पे एक स्कैम रच ले और खुद उसका सारा पैसा खुद हड़प जाए। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि इनका जो कोहोर्ट ग्रुप जो था, इनका कोहोर्ट, अरविंद केजरीवाल बड़े टाइटली मैनेज करते थे, क्योंकि पैसे का मामला था, पैसा खाने का मामला था। इनको पैसा चाहिए था। पिछले 12 सालों की आम आदमी पार्टी की कहानी को आप 3-4 शब्दों में समेट सकते हैं। पैसा कैसे बनाया जाए? टिकटें बेच के, लोगों से घूस, लोगों से, डिपार्टमेंटों से पैसा वसूली करके, टिकटें बेच के पैसा वसूली करके, और जिस प्रकार से इन्होंने स्कैम किए। जो व्यक्ति यानी कि मुख्यमंत्री कोविड काल में, जब लोग वहां पे परेशान थे दिल्ली में, मजदूरों को छोड़ छोड़ के बिहार वापस जाना पड़ रहा था, जो व्यक्ति उस वक्त शीश महल बनवाने में जुट जाए, तो आप उसके बाद आपको ये समझने की आवश्यकता नहीं कि उसकी नैतिकता कितनी बड़ी है। जो चप्पलें पहन के घूमता था, जो कहता था गाड़ियां नहीं लूंगा, जिसने दुनिया भर के लोगों को, एनआरआईज को मिला के सबको वो किया कि आप आ जाओ, यहाँ पे हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, उसके बाद उसने शीश महल बनवाना शुरू कर दिया, दुनिया भर के स्कैम्स किए, बिजली का स्कैम किया, पानी का स्कैम किया, दिल्ली जल बोर्ड का, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे स्कैम्स हुए दुनिया भर के। कहां स्कैम नहीं हुआ? एजुकेशन डिपार्टमेंट, शराब घोटाला देख लीजिए। तो इन व्यक्तियों से भी पूछताछ की जानी चाहिए। दे शुड नॉट बी स्पेयर्ड, इंक्लूडिंग सत्येंद्र जैन जी, इनसे भी पूछा जाना चाहिए। अलोन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे रुकनी नहीं चाहिए गाड़ी, पूरे इसको डिस्कवर किया जाना चाहिए, ताकि देश के सामने एक मिसाल पैदा हो कि हाँ, जो भ्रष्टाचार के नाम पे आडंबर जिन्होंने रचा, जिन्होंने अराजकता फैलाई, रेल मिनिस्ट्री के बाहर बैठ के ठिकाने, सिटिंग सीएम, दिल्ली में रेप केस हुआ, एंड वो कहते हैं जी वो खुद जाके ठिकानों पे बैठ गए। आई मीन रेल मिनिस्ट्री के बाहर, वो तो 26 जनवरी थी, आने वाली थी, इसलिए उनको वहां से
खदेड़ दिया गया, नहीं तो वो तो वहां बैठ गए थे अराजकता की मिसाल बन के। उसके बाद अभी भी देखिए कुछ समय पहले एलजी के यहाँ पे बैठ के उनके वहां पे जाके उनके वेटिंग रूम में जाके बैठ गए, कई दिन तक वहीं भी सोने लग गए वहां पे। तो जहां पे इनको मौका मिलता था तो इनको तो खुद सामने आना चाहिए। अगर इनमें थोड़ी बहुत बची हो नैतिकता तो इनको खुद सामने आना चाहिए और सच्चाई बतानी चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि इन्हें खुद सामने आना चाहिए, तो ये सामने आए हैं। इन्होंने एक ट्वीट किया है, उस ट्वीट पे भी बात करते हैं। ये ट्वीट देखिए इनका, ये सामने आए हैं और ये कह रहे हैं कि सौरभ भारद्वाज के घर में ईडी की रेड हुई है। ये दिखाता है कि मोदी सरकार आपके पीछे पड़ गई है, आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गई है। वही देखिए पुराना वाला इनका जो भोपू है वो बजना शुरू हो गया है। हाँ अब कह रहे हैं कि हमारी सरकार की आवाज दबाना चाह रही है। हम भाजपा से डरते नहीं हैं, हम तो देश के हितों के साथ खड़े हैं। और मैं आपको डॉक्टर साहब बता दूं, अभी जैसे इफ आई एम नॉट रॉन्ग 13 तारीख की बात है, 13 ऑफ अगस्त, ये पंजाब में मनीष सिसोदिया बोल रहे थे, इन्हीं की पार्टी के, जो ये कह रहे हैं हाँ। हमारी आवाज दबाई जा रही है। ये हम्म। कहते हैं वहां पर मंच से ऑन कैमरा के साम दाम दंड भेद, हम जो है पंजाब की सरकार बनाएंगे, हम यहाँ से जीतेंगे, हमें चाहे लड़ाई झगड़े करने पड़े। तो ये मतलब रेड पे इस तरीके की बात कर रहे हैं कि इनकी आवाज दबाई जा रही है। आवाज कहाँ दबाई जा रही है, ये तो बोल ही रहे हैं डॉक्टर साहब। और देखिए ट्वेंटी जो फोर मैंने स्क्रीन पे इनका दर्शकों के लिए ट्वीट डाला हुआ है जिसमें ये एलिगेशंस लगा रहे हैं। हाँ, जी 2014 में मैं चंडीगढ़ में था, तब लोकसभा के चुनाव हुए थे, दे वर ऑन गोइंग। उस वक्त मैं आम आदमी पार्टी का कैंपेन चंडीगढ़ में मैंने संभाला हुआ था। गुलपनाग कैंडिडेट थी हमारी, आम आदमी पार्टी में था मैं उस वक्त, उसके बाद मैं हट जी गया। जी लेकिन तब भी जब चंडीगढ़ में वॉलंटियर्स की मीटिंग में मनीष सिसोदिया, इनफैक्ट उस दिन सुबह हम लोग, गुलपनाग की अनाउंसमेंट होनी थी, गुलपनाग की एज ए कैंडिडेट, एंड मैं, राघव चड्ढा एंड मनीष सिसोदिया सुबह मनीष सिसोदिया के यहाँ से इनोवा गाड़ी में हम लोग चंडीगढ़ के लिए चले। मैं चंडीगढ़ में था बट एक दो दिन के लिए दिल्ली आया हुआ था। फिर मुझे सुबह हम लोगों ने डिसाइड किया कि वहां चलते हैं, क्योंकि 1 बजे दोपहर को 1 बजे गुलपनाग की कैंडिडेसी प्रेस क्लब ऑफ चंडीगढ़ में अनाउंस होनी थी। तो इस नाते हम 3 लोग गए वहां। तो सुबह जाते ही पहले वॉलंटियर्स के साथ बैठक हुई वहां पे। आम आदमी पार्टी का उस वक्त एक ऑफिस बना हुआ था, प्रेम गर्ग ने वो ऑफिस दिया हुआ था। इस वक्त तो आम आदमी पार्टी के चंडीगढ़ का उन्होंने काम संभाला हुआ है, अभी भी टिके हुए हैं भ्रष्टाचारियों के साथ। उन्होंने उस वक्त वो मकान दिया हुआ था अपना, ठीक है, कि आप इसको यूज कीजिए। वहां पे मनीष सिसोदिया ने बोला कि चाहे कुछ भी करना पड़े, हमारा एक ही गोल है, उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, वो है कि जन लोकपाल बिल लेके आएंगे। 2014 वो था, अब 2025 है। अब कहते हैं कि शाम दाम दंड भेद, कुछ भी अपनाना पड़े, सत्ता नहीं छोड़ेंगे। ये देखिए बदलाव इनका, ये हाँ बदलाव। वही ना। इन्होंने आडंबर जो रचा भ्रष्टाचार के खिलाफ की लड़ाई के खिलाफ, निकलो हर मकानों से, भ्रष्टाचार मुक्त भारत मेरी मांग ही नहीं मेरी जिद है, चंदा की पारदर्शिता की बातें की, और लोगों को ऐसा बेवकूफ बनाया कि आज लोगों का विश्वास उठ गया भ्रष्टाचार की लड़ाई के खिलाफ। अब ये जिस ढंग से बोलना है इनका, मनीष सिसोदिया का जो बयान था कि हम कुछ भी कर सकते हैं, वो भी आप पंजाब जैसे स्टेट में जहां पे कैवेलियर बहादुर लोगों की कौम है, वहां पे इस किस्म के बयान देके आप क्या कहना चाहते हैं? वहां पे तो जिस प्रकार से इन्होंने अराजकता फैलाई हुई है पिछले 3 सालों में, कोई काम धाम तो किया नहीं इन्होंने, भ्रष्टाचार वहां पे पीक पे है। एंड उस प्रकार से जहां पे, और सब लोग वहां जाके बैठ गए हैं। दिल्ली में यदि आपकी सरकार निकल मतलब एग्जिट आउट हो गई, तो आप दिल्ली में जनता के बीच में काम कीजिए ना। आप सब लोग में पंजाब में क्यों वहां पे राजशाही में जाके संलिप्त होते हैं? आप दिल्ली में जनता के बीच में काम कीजिए। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा से चुनाव लड़े थे, मैं भी वहां से लड़ा था, असेंबली नंबर 40। वहां से जब आप चुनाव हार गए तो आप चंडीगढ़ और पंजाब क्यों भाग गए? आप दिखते क्यों नहीं वहां पे? तो दीज आर द लेजिटिमेट क्वेश्चन। और आप ये कहते हैं कि अपोजिशन हमें दबाना, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हमें दबाना चाहती है। आप हैं ही नहीं वहां पे, तो दबाएगा कोई क्या आपको? यू आर ऑब्वियसली लिटरली जब आप है एब्सेंट। ही नहीं तो दबाएगा कौन? एब्सेंट। बताइए। डॉक्टर साहब एक चीज और समझना चाह रही हूँ, क्योंकि आप बहुत नजदीक से इनको देखते हैं, बारीकियों से आप इनको देख रहे हैं लंबे अरसे से।
तो सौरभ भारद्वाज समेत 13 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है और उन पर हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन के में जो करप्शन हुआ है उसका आरोप है। तो ये हॉस्पिटल करप्शन जो है, कंस्ट्रक्शन वाला जो केस है, थोड़ा सा इस पे भी आप रोशनी डालिए। देखिए, जो 6,000 करोड़ 2018-29 में सत्येंद्र जैन उस वक्त हेल्थ मिनिस्टर थे, तब ये एलोकेशन हुआ कि 24 अस्पतालों का निर्माण किया जाएगा। अब डाउन द लेन आते आते 2024 में 25 में समझ आया कि कंस्ट्रक्शन तो कोई हुई नहीं, तो ये पैसा गया कहां पे? इसको आप एम्बेजलमेंट ऑफ मनी कहेंगे, आप मनी लॉन्ड्रिंग, क्योंकि ईडी का काम है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। पीएमएल एक्ट के तहत ये बना था ईडी। तो इनका काम है कि जहां भी पैसों की गड़बड़ हुई है, पैसा साइफन ऑफ हो गया, उड़ा दिया गया, इस्तेमाल नहीं किया गया, तो इस किस्म के मुद्दों को ईडी का काम है इन्वेस्टिगेट करना। तो जब एसीबी ने ये पाया कि ये तो सब हुआ नहीं, अब ये पैसा हवाला से भेज दिया गया, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर्स खा गए, किस किस में बटा, ये सब जांच का विषय। और ये सब जांच के विषय में नेचुरली एसीबी ने फिर इसके बाद ईडी को बोला कि आप इसमें जांच कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली जैसा मैंने कहा कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत के केसेस ईडी लेती है। तो इसमें अब ये सब चीजें जब डिटेल्स में जाएंगे तब समझ आएगा कि मामला क्या है। बट ये बात तय है कि जो इनका कंडक्ट है, जो इनका आचरण है, उसको देखते हुए कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि जो मोहल्ला क्लिनिक जिन्होंने थाउजेंड्स ऑफ मोहल्ला क्लिनिक बनाए, कुछ वो भी डिसफंक्शनल हो गए। अच्छा, मोहल्ला क्लिनिक में भी अपने वर्कर्स को के जगह पे किराए पे लोकेशंस पे बना दिया मोहल्ला क्लिनिक, उनको 50-50, 60-60 हजार रुपए किराया दिया जा रहा है, 70,000, 1,000, 1 लाख। तो आप ये देखिए कि हर जगह इन्होंने मतलब पैसों का गड़बड़ किया। दवाइयां नहीं मिलती थी, झूठे लैब टेस्टिंग के बिलिंग की गई, ओवर बिलिंग की गई, पेशेंट थे नहीं, गोस्ट पेशेंट यानी कि फर्जी पेशेंट्स दिखाए गए, लैब्स के नाम पे फर्जीवाड़ा किया गया, प्लस दवाइयां वहां पे काम की दवाइयां मिलती नहीं थी। अस्पतालों में भी कोई हालत में सुधार नहीं था। जबकि हेल्थ मिनिस्टर जब बने थे सत्येंद्र जैन, तो उस वक्त मैं उनके साथ एडवाइजर था। तो मैंने देखा कि गड़बड़ होने लगी है, तो मैं तो पीछे हट गया वहां पे, क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ तो मैं भी फंसूंगा। तो मैं तो 6 महीने में मैंने वहां से आई जस्ट बैक्ड आउट। आई सेड कि मतलब मुझे समझ आ गया कि यहाँ पे फंसने का मतलब आप भी एविडेंस में फंसेंगे कभी ना कभी। तो तब उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब आप एनआरआई कम्युनिटी को मोबिलाइज कीजिए। ये पहली बात 2015 की बात बता रहा हूँ, जब हेल्थ मिनिस्टर बने थे। तो मैं शिकागो में था जब रिजल्ट आया, सत्ता में आए, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप आ जाइए, मिल के आप दिल्ली में स्वास्थ्य कल्याण पे काम करें। एंड तब मैं हेल्थ एडवाइजर नियुक्त किया गया, बट विद इन 6 months आई लेफ्ट। तब इन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब आप एनआरआई कम्युनिटी को इन्वॉल्व कीजिए, मोबिलाइज कीजिए, ताकि दिल्ली में हम अच्छे मॉडल्स हेल्थ के ला सके। नेचुरली वो मैंने काम करना शुरू किया, लेकिन अल्टीमेटली आगे इनको कुछ करना तो था नहीं। इन्होंने कहा कि हम इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स लेके आएंगे, ईएमआर, हम यहाँ पे दिल्ली में कंस्ट्रक्शंस करवाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, एनआरआई कम्युनिटी के फंडिंग से हम यहाँ पे बहुत बड़ा सुधार लेके आएंगे। ऐसी कोई मंशा नहीं थी इनकी, वो हुआ भी नहीं। जो दिल्ली की गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट 20% बेड्स, जो कि वहां पे दिल्ली में जो हॉस्पिटल्स में, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा जिससे इनकी मंशा समझ आ जाएगी जी। जो दिल्ली में प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जिनको दिल्ली गवर्नमेंट्स ने पिछले जब भी बने, वो अपोलो हॉस्पिटल हो गया, मैक्स हॉस्पिटल, जितने भी इस प्रकार के प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, इन सबको लैंड्स बड़े सस्ते रेट पे दी गई, ताकि आप स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पे हॉस्पिटल्स बनाए, लेकिन हम आपको लैंड बड़ी सस्ती देंगे, बट उसके बदले में आपको 20% बेड्स चैरिटी के नाम पे फ्री गरीब लोगों के लिए वहां पे सेवाएं देनी पड़ेगी। जो ये बना बनाया कानून, बना बनाया एक आपसी अंडरस्टैंडिंग है कि दे आर सपोज टू ट्रीट 20% ऑफ बेड्स फॉर फ्री पेशेंट्स, जो गवर्नमेंट इसको भी इंप्लीमेंट नहीं करवाना चाहे, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल तो नहीं चाहेंगे ना कि वो 20% बेड्स पे हम वास्तव में पेशेंट्स का इलाज करें, उनके हित में नहीं है। वो जमीन तो सस्ती ले ली उन्होंने तब, लेकिन उनके हित में नहीं है। तो जो सरकार इस चीज को अगर लागू नहीं करवाने के लिए तैयार, तो आप समझ सकते हैं कि वो लोक कल्याण के लिए क्या काम करेगी। तो सर जब सब इन चीजों को देखते हैं तो समझ आता है कि किस प्रकार से एक भ्रष्टाचार के नाम पे देश के साथ धोखा हुआ, एंड इन सब की असलियत अब सामने भी आ गई है।
सभी लोग तो ये लोग जेल की हवा खा चुके हैं। जी जी। एक डॉक्टर साहब, आतिशी बची है, वो भी जेल में जानी चाहिए। पॉलीक्लिनिक, मैं उन्हीं पे आ रही थी। जी। पॉलीक्लिनिक्स परियोजना के लिए करीब करीब जो है इनको 168 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई थी, एलोकेट हुए थे। और इसमें से इनको काफी कुछ करना था, लेकिन इन्होंने अ, इस पूरी परियोजना को ही पलीता लगा दिया। और अब देखिए, आतिशी भी एक्स पर कह रही हैं कि सौरभ के घर में जो ईडी की रेड है वो पूरे देश का ध्यान भटकाने के लिए करी जा रही है। तो ये ऐसे कौन से बहुत बड़े चौधरी हैं जिनकी तरफ सबका ध्यान लगा हुआ है? सबको पता है कि इनकी पार्टी ने क्या क्या घोटाले करे हैं। आतिशी की बंदरबाजी मुझे समझ नहीं आती। अब उस उनको ये उछल कूद की आवश्यकता क्या है? शी नोज इट कि ये लोग कितने पानी में है। आतिशी उनके साथ चिपकी हुई है पिछले 12 सालों से। अगर थोड़ी भी समझ होती, क्योंकि ये सब लोग जब आए थे तो उस वक्त एक आदर्शवादिता के तहत आए थे। इवन सौरभ भारद्वाज, आई वुड से, अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो उस वक्त एक आइडियलिज्म के तहत आए थे। आतिशी भी कोई अनपढ़ तो महिला थी नहीं। इनको समझना चाहिए कि क्यों गंदगी के साथ ही खड़े हैं अभी तक, एंड उसके बाद जस्टिफाई करने की इनको कोशिश। दे शुड टेक ए क्लियर स्टैंड ऑन दिस कि वी हैव नथिंग टू डू विद ऑल दिस नॉनसेंस। डॉक्टर साहब, अभी भी रेड चल रही है, राइट? और ऐसी ही रेड चली थी अमानतुल्लाह के घर में, और ऐसा ही हुआ था मनीष सिसोदिया के साथ, रेदर संजय सिंह के साथ। और खुद इनके यहाँ भी ईडी पहुंची थी और शाम को अरेस्ट हो गए थे। तो अब क्या सीन लग रहा है आपको सौरभ भारद्वाज का? देखिए, मामला तो संगीन है। नेचुरली ईडी ही आगे कुछ बता पाएगा, बट इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये सीधा फाइनेंशियल स्कैम है जी। हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन के नाम पे जो स्कैम हुआ, तो इसमें कोई पॉलिटिकल मोटिव हो ना हो की बात उठती नहीं, क्योंकि दिस इज क्लियर कट बंगलिंग ऑफ द मनी हैज टू बी जस्टिफाइड। वो बता दे, खुद बता दे, तो आगे इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। जब पुलिस चोर को पकड़ने जाती है तो यदि थीफ कबूल कर ले कि भाई मैंने ऐसा किया, तो फिर वो सब चीजें बड़ी जल्दी जल्दी मतलब समझ आ जाता है कि उसको कैसे केस को क्लोज किया जाए। तो आई थिंक दिस अप्लाइज टू देम आल्सो। बाकी सब पॉलिटिकल बयानबाजी तो इनकी चलती रहेगी, इनका काम यही है। डॉक्टर साहब, दिल्ली विजिलेंस विभाग ने ही शिकायत की थी। इसके बाद एलजी के आदेश पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने एफआईआर की थी, और एसीबी ने जुलाई में ये मामला ईडी को ट्रांसफर कर दिया था। अब ये प्रोसेस जो है कई और मामलों में भी है। जितने घोटाले हैं सब में यही हो रहा है। तो आगे आप आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या देख रहे हैं? क्योंकि इनके तो पंजाब को लेकर के बहुत बड़े बड़े सपने हैं। इसमें आपने अच्छा ध्यान दिलवाया इस बात पे कि विजिलेंस डिपार्टमेंट ने कहा, इवन सीएजी ने भी मुद्दा उठाया था। ये जो ऐसा नहीं कि बस एकदम अचानक 2024-25 में समझ आया कि वो 6,000 करोड़ जी कहाँ जी, चले। ये सब सीएजी के बाद ही चीजें आगे प्रोसीड हुई हैं। हाँ, जब वो दिल्ली विधानसभा में डिस्कशन हुआ, जी जी। क्योंकि इन मंकीज ने तो क्या किया कि बिल्कुल जिसको कानून को साइड पे रख दिया, यानी कि सीएजी की रिपोर्ट भी इन्होंने 12 साल तक दाखिल करने से अपने आप को रोके रखा, ताकि क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट से अगर पटल पे रखी जाएगी विधानसभा के, तो नेचुरली चीजें सामने आएंगी। तो यानी कि आप ये सोचिए कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने आए, वो पारदर्शिता के सिद्धांत के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर सकते हैं। ये भ्रष्टाचार के जो ये चैंपियंस थे, इनके जीती जागती मसाल है कि किस प्रकार से इन्होंने ये सोच ले कि बस अब तो हम सत्ता में आ चुके हैं, नथिंग कैन बी डन, हम कुछ भी करें, इसलिए लगातार पैसा कूटने में लग गए। शराब घोटाला इज ए क्लासिकल एग्जाम्पल कि आप लोग इतने बेचिंत हो गए कि हाँ, कोई कुछ नहीं कर सकता। जनता ने भरपूर मेजोरिटी दी है, एंड बाकी तो जनता हमारे साथ है ही, हम एंटी करप्शन चैंपियंस तो बन ही चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं किस लेवल की ऑडेसिटी इन लोगों। सो अब भविष्य की बात उठती है, तो भविष्य तो इनका खत्म हो चुका है। जो मोरल प्रोजेक्ट था, नैतिक प्रोजेक्ट था आम आदमी पार्टी का, वो तो बंडल अप हो चुका था 2015 में, जब इन्होंने उस वक्त जितेंद्र तोमर की फर्जी डिग्री को भी जस्टिफाई करने की कोशिश की। लॉ मिनिस्टर थे जितेंद्र तोमर, तब इन्होंने उसको जस्टिफाई किया अरविंद केजरीवाल ने कि हाँ, चिंता मत कीजिए, मैंने देखा उनकी लॉ डिग्री। और बाद में समझ
गया था, वो जेल में चले गए थे। तो नैतिकता तो इनकी तभी समझ आ गई थी। बाकी जो ये इन्होंने जो कमाना धमाना था, कुछ पैसे कूट लिए होंगे, इसने कोई डाउट नहीं है, उन्होंने पैसे कूटे भी हैं। अब वो सब इन लॉन्ग टर्म दे ऑलरेडी हैव बिकम इररिलेवेंट, क्योंकि देश में एक बदलने का मौका था, उस वक्त बदलाव का मौका था, व्यवस्था परिवर्तन की बातें की जाती थी। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने शिकागो में इस समय मिडनाइट है और आपने मेरे लिए समय निकाला, मेरे दर्शकों को कई महत्वपूर्ण विषयों पे जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू मनविंदर जी, जय हिंद। जय